नमस्कार, मैं बलजीत ढाका फ्रंटियर राइज कोचिंग से आप सभी का स्वागत करता हूं। और इस क्लास में हम लोग लॉन्च कर रहे हैं HCS 2020 के लिए नया बैच लॉन्च कर रहे हैं। 2 अगस्त 2020 से बहुत सारे स्टूडेंट्स की डिमांड आ रही थी कि नया बैच कब स्टार्ट होगा, तो 2 अगस्त 2020 से आपको इमीडिएटली एडमिशन ले लेनी है। HCS के बारे में पूरी जानकारी इस प्रेजेंटेशन में, पूरी गाइडेंस है वो मैं आपको बताने वाला हूँ, जिससे कि आप अपने आप को समझ पाएं। और इसके लिए अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो फैसला ले सकें कि आपको तैयारी करनी चाहिए या तैयारी नहीं करनी चाहिए। कम से कम एक तरफ ये बात हो जानी चाहिए। बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये होता है कि एग्जाम कब होगा, इस तरह की बातें जरूर दिमाग में आती रहती है। तो देखो, अभी कोविड-19 चल रहा है और ये आपके लिए एक अच्छी तैयारी का समय है। जैसे ही ये थोड़ा पीक कम होगा, मुझे लगता है कि नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है। हो सकता है सितंबर में आए नोटिफिकेशन, हो सकता है अक्टूबर में आए, लेकिन नोटिफिकेशन आने के बाद में आपको ज़्यादा समय नहीं मिलता। ये जो कोविड-19 की वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही है, हर जॉब में दिक्कत आ रही है, प्राइवेट सेक्टर में दिक्कत आ रही है, लेकिन आपके पास इस दौरान में टाइम निकाल कर अगर आप अच्छे से तैयारी करते हैं तो मुझे लगता है कि इसका सही ढंग से सदुपयोग हो पाएगा। और जैसे ही फॉर्म निकलेंगे आप इसके लिए बिल्कुल अपने आप को तैयार महसूस करेंगे। तो यही आपका उद्देश्य होना चाहिए। कुछ बच्चे हैं बहुत ही नेगेटिव माइंडसेट लेकर चलते हैं। उन बच्चों का देखो, कभी भी कुछ होने वाला नहीं है, पूरी लाइफ में कुछ होने वाला नहीं है। हम उस क्लास की बात करते हैं, हम उस स्टूडेंट्स की बात करते हैं जो लाइफ में पॉजिटिव होते हैं, अच्छे ढंग से तैयारी करना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं, लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। और उनकी संख्या जितनी भी है, कम होती है उनकी संख्या, क्योंकि फालतू के लोगों की संख्या ज़्यादा होती है। तो हमारा फोकस सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स पे है। और ये वीडियो वही स्टूडेंट देखे जो बहुत पॉजिटिव है, लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं, और पढ़ाई के माध्यम से आप अपने परिवार का और अपना नाम रोशन करना चाहते हैं। ठीक है, तो इसके पूरी जानकारी मैं इस चीज़ के बारे में इस प्रेजेंटेशन में दूंगा। आखिर तक ये प्रेजेंटेशन आपको जरूर ध्यान में जरूर रखना चाहिए। ये हमारी वेबसाइट है baljeetdhaka.com। वहां पे जाकर आप HCS 2020 लिखा हुआ है, इस जो कॉलम पे आप क्लिक करेंगे, इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारे गाइडेंस वीडियो मिलेंगे। मतलब आपको लगभग 10 घंटे के आसपास अलग अलग मुद्दों पर बहुत डिटेल में, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बात करूं कि HCS CSET से रिलेटेड प्रीलिम्स में क्या क्या आता है। हालांकि इस बात की संभावना है काफी, मैं आगे चर्चा भी करूंगा कि CSET है वो क्वालिफाई हो सकता है, लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि क्वालिफाई करना उनके लिए आसान नहीं है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा ही नेगेटिव है CSET के प्रति या मैथ के प्रति या इंग्लिश के प्रति। तो उन स्टूडेंट के लिए ये भी एक बड़ा चैलेंज आ रही है, आसान नहीं होगा। लेकिन अगर CSET नहीं होता, मतलब क्वालिफाइंग होता है, उस केस में जनरल स्टडी है, उसमें कंपटीशन काफी ज्यादा बढ़ जाएगा, काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। तो पूरी जानकारी कि GS के पेपर में क्या आता है, कितने क्वेश्चन किस सेक्शन में आते हैं, हिस्ट्री कितनी इंपॉर्टेंट है, साइंस कितनी इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर्स कितनी इंपॉर्टेंट है, सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। कौन कौन सी आप बुक पढ़ना चाहते हैं, अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, 2 माध्यम होते हैं। एक है कि आप प्रोफेशनल कोचिंग का सहारा ले सकते हैं, कोचिंग से आपका टाइम जो लगता है वो राइट दिशा में जा सकता है, मतलब गाइडेंस के साथ में आप उस तैयारी को बेटर बना सकते हैं। एक क्या है कि आप अपना खुद का शेड्यूल बना सकते हैं और किताबें पढ़ सकते हैं। तो 2 माध्यम अलग अलग से तरीका है, वो आप जो यूज करना चाहिए वो कर सकते हैं। तो उसका भी मैं बता दूंगा आपको कि आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं तो कैसे करें। अब आ जाता है पूरा एग्जाम पैटर्न एक्चुअल में क्या है। तो इस वीडियो में यहाँ पे पूरी डिटेल जानकारी है और मैं इस वीडियो में भी हल्के से आपको बताऊंगा। GS पेपर एनालिसिस है, हिंदी का पेपर है या इंग्लिश का पेपर है, इंग्लिश में क्या आता है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में किस तरह क्वेश्चन आते हैं, HCS UPSC में क्या डिफरेंस है, जो वर्किंग पर्सन होते हैं, महिलाएं होती हैं, उनके लिए क्या क्या चैलेंज है या उनको क्या कैसे तैयारी करनी चाहिए, ज्योग्राफी के पेपर के बारे में पूरी जानकारी, जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं, कितने ऑप्शनल आते हैं, कई स्टूडेंट इसी में कंफ्यूज रहते हैं और तैयारी करने के बजाय इन बातों पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो पूरे उनके लिए पूरा एक गाइडेंस स्ट्रेटजी है, आपके सामने बहुत ज़्यादा डिटेल में मैंने डिस्कस किया है। रीजनिंग किस तरह से आती है, ठीक है, HCS के लिए बिगेस्ट चैलेंज क्या क्या है, आप उससे कैसे निपट सकते हैं। ठीक है, जिन्होंने अभी तक स्टार्ट नहीं किया है, तो वो इमीडिएटली स्टार्ट उनको कर देना चाहिए, क्योंकि अगर देर हो गई है, देर आए दुरुस्त आए, तो जिन्होंने अभी तक स्टार्ट नहीं किया है, क्योंकि उसके बाद में सिलेबस काफी ज्यादा होता है, पूरी हिस्ट्री पढ़नी है, पूरी ज्योग्राफी, पूरा मैथ, पूरा रीजनिंग, भले ही क्वालिफाइंग हो, लेकिन ये पढ़ना है, आप इसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। कई लड़के तो इसी में मारे जाएंगे, कई स्टूडेंट्स तो, ठीक है। तो ज्यादा आप कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे अगर आप अर्लियर स्टार्ट कर देते हैं तैयारी। आपका जो चांसेस है रिवीजन इंपॉर्टेंट होता है, स्पेशली GS में,
आपको काफ़ी ज़्यादा चांसेस मिल जाएंगे रिवीजन करने के। आप समय को ज़्यादा बेटर ढंग से मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप 3-4 घंटे या 5-6 घंटे अभी स्टार्ट करते हैं तो बाद में आपके ऊपर प्रेशर कम हो जाता है, आप प्रीलिम्स मेंस को इंटीग्रेट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा प्रैक्टिस भी कर पाएंगे, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एचसीएस का जो एग्ज़ाम है वो मैं आपको उसकी पूरी जानकारी देना चाहता हूं कि ये एग्ज़ाम हरियाणा की सबसे बड़ी जो जॉब होती है, एसडीएम है, डीएसपी है, जो ईटीओ है, इस तरह की जो जॉब होती है, ए ग्रेड जॉब, एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब, जहां पे आपको चैलेंज है, समाज को सेवा करने का मौका मिलता है, उसके लिए आप बेटर ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाता है। क्या ये एग्ज़ाम हर साल होता है और कौन इसको दे सकता है? ये एग्ज़ाम कोई भी दे सकता है। 21 साल से लेकर 42 ईयर्स एज इसकी बीच में होनी चाहिए उनकी, 21 से 42 जनरल कैटेगरी में। उसके बाद 3 साल 5 साल जैसे भी गवर्नमेंट के रूल होते हैं, वो जिनकी रिजर्वेशन है उनको खुद पता होता है कि उनके कितने साल की रिजर्वेशन मिलती है, ओबीसी में कितनी मिलती है, एससी में कितनी मिलती है, या जो भी कैटेगरी है। ठीक है, लेकिन जो 21 से लेकर 42 साल जनरल कैटेगरी का हरियाणा गवर्नमेंट का बाकी जॉब्स के लिए होता है, वैसे ही इसके लिए होता है। ठीक है, तो जहां तक एज लिमिट का सवाल है, मैंने आपको बता दिया। क्वालिफिकेशन क्या है कि ग्रेजुएशन इसकी क्वालिफिकेशन होती है। कोई भी स्टूडेंट है जो ग्रेजुएट है, जिसने बीए किया हो, बीएससी किया हो, बीडीएस किया हो, एमबीबीएस किया हो, बीई किया हो, बीटेक किया हो या बीएससी किया हो, कोई भी क्वालिफिकेशन की है, लेकिन वो यूजीसी से या जो रिकॉग्नाइज संस्था होती है उससे उसकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए, चाहे वो कोर्सपोंडेंस है, डिस्टेंस एजुकेशन से है, या फिर फुल टाइम रेगुलर रूप में उसने किया है, उसकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए। और कोई परसेंटेज का इश्यू नहीं होता, चाहे वो उसकी 33% हो या 93% हो। जो क्वालिफिकेशन है वो मिनिमम होती है, मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन होती है, तो वो मैंने आपको बता दिया। कई बार ये दिमाग में आता है कि कितने अटेम्प्ट इसमें दे सकते हैं, तो इसमें जो अटेम्प्ट है वो आप जितनी चाहें उतनी बार दे सकते हैं। अगर कोई 30 साल का तैयारी कर रहा है, उसके पास में 5 साल मतलब 42 ईयर्स तक जितनी बार एग्जाम कंडक्ट होता है वो दे सकता है। ये एग्जाम देखो, अगर हम बाकी एग्जाम की बात करें, कोविड-19 की वजह से पूरी दुनिया में जो काम करने का तरीका है या बहुत सारी चीजें वो बिल्कुल चेंज हुई है। ठीक है, काम करने का तरीका है, बाकी सारी चीजें काफी ज्यादा चेंज हो गई है, तो इसके बारे में आगे बोलना मुश्किल है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊं कि जो ये एग्जाम है वो आमतौर पे 1 साल या 2 साल के बीच में दौरान निकल जाता है, लेकिन हो सकता है आने वाले टाइम में हर बार निकले, हर साल निकले, जैसे बाकी राज्यों के निकल रहे हैं। यूपी पीसीएस का कैलेंडर है, बाकी उड़ीसा का कैलेंडर है, मध्य प्रदेश का कैलेंडर है, यूपीएससी का तो है ही है। तो ऐसे ये आमतौर पर आगे आने वाले टाइम में हमेशा रेगुलर होने वाला है, भले ही वैकेंसी कम हो लेकिन रेगुलर होगा। इससे स्टूडेंट के क्या जो लगातार तैयारी कर रहे हैं उनको काफी ज्यादा फायदा होने की संभावना हो जाती है। ठीक है, तो ये एक बात थी। ये एग्जाम जैसे मैंने बताया कि आप तैयार रहिए, सितंबर अक्टूबर कभी भी नोटिफिकेशन आता है, इसका हमेशा अचानक नोटिफिकेशन आता है जो स्टूडेंट्स को कभी भी पता नहीं चलता। ठीक है, तो गवर्नमेंट है वो कभी भी निकाल सकती है, यूएचपीएससी कभी निकाल सकती है। 3 स्टेजेस इस एग्जाम की होती है। कौन कौन सी स्टेजेस होती है? एक होती है प्रीलिम्स की स्टेज होती है, जो कि स्क्रीनिंग होती है। इसका मतलब क्या स्क्रीनिंग का? स्क्रीनिंग का मतलब ये होता है कि ये एग्जाम अगर आपने क्वालिफाई कर लिया प्रीलिम्स से, तो इसके नंबर तो काउंट नहीं होंगे, लेकिन ये एग्जाम क्वालिफाई करना जरूरी है मेंस के लिए। जो दूसरा होता है वो मेरिट मेंस जिसको बोलते हैं। प्रीलिम्स में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं, एमसीक्यू फॉर्मेट वाले, एमसीक्यू फॉर्मेट में क्वेश्चन होते हैं, और वो वाले जो क्वेश्चन होते हैं लिखने वाले वो होते हैं मेंस में। हर पेपर मेंस में 3 घंटे का होता है, और जो प्रीलिम्स का पेपर होता है वो 2 घंटे का होता है। तो देखेंगे हम आगे कि मेंस में किस तरह के पेपर होते हैं या कितने पेपर होते हैं, बड़े ध्यान से समझने की कोशिश कर सकते हैं आप। इसमें सरकार थोड़े पे 1-2 पेपर ऐड कर सकती है ऑप्शनल में। ऑप्शनल का मतलब क्या हुआ मैं बताऊंगा आगे। और इंटरव्यू होता है फिर मेरिट पर्पज के लिए, मतलब मेंस और इंटरव्यू तो दोनों को मिलाकर होता है। यहाँ पे मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो बनाया था कुछ दिन पहले, जिसमें मैंने बताया था, कई लोगों के दिमाग में ये होता है कि इंटरव्यू में तो सिफारिश चलती होगी। मैंने हर स्टूडेंट का एनालिसिस करके आपको बताया कि क्या इसका इंटरप्रिटेशन है, कितने से लेकर 75 मार्क्स का सिर्फ इंटरव्यू होता है। तो कईयों के बीच में बहुत ही भ्रांति होती है, जो कि सत्य नहीं है, बिल्कुल भी सत्य नहीं है। इसलिए उस दिमाग से उसको निकाले, उस वीडियो को देखिए, आपको पता चलेगा। डाटा के साथ में एनालिसिस किया यूपीएससी ने, जो बच्चे इंटरव्यू में पहुंचे और इंटरव्यू दिया, उसका एक का नंबर मेंस में कितना आया और इंटरव्यू में कितना आया। तो अल्टीमेटली मेंस और इंटरव्यू में मिलाकर दोनों में मेरिट बनती है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। मेंस का रोल एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो 600 नंबर का होता है,
और जो इंटरव्यू होता है वो सिर्फ 75 नंबर का होता है। तो वो आप जरूर देखिए, मेंस का स्कोर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। व्हाट इज प्रीलिम्स का एग्जाम? तो प्रीलिम्स का क्या एग्जाम क्या है, दो पहली स्टेज में होगा प्रीलिम्स, जैसे मैंने बताया था, और ये क्या स्क्रीनिंग होता है, लेकिन इसमें बहुत अच्छा स्कोर करेगा तभी कोई मेंस में जाएगा, ठीक है। लेकिन एक बार मेंस में जाने के बाद में क्या है कि आपका स्कोर मान लो 130 कट हो गई है, तो 130 हो या 170 हो, दोनों फिर वो बराबर है, फिर आपकी राइटिंग स्किल्स मेन की इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो पहली स्टेज में दो पेपर होंगे, एक जनरल स्टडी का पेपर है और दूसरा क्या है कि वो है जनरल स्टडी का पेपर है, और दूसरा पेपर किस चीज का है, ठीक है, ये सी सेट का पेपर है, ठीक है। दूसरा पेपर है सी सेट का और पहला पेपर है जनरल स्टडी का। अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया है कि सी सेट का पेपर है वो क्वालिफाइंग होगा, पूरे मार्क्स काउंट होंगे। पिछली बार मार्क्स काउंट हुए थे, लेकिन एचपीएससी शायद ये चाहती है कि ये जनरल स्टडी के मार्क्स काउंट हो, ये क्वालिफाइंग हो। तो हरियाणा गवर्नमेंट को फैसला लेना है। अखबारों में काफ़ी चर्चाएं हैं इस पर, अलग से एक मैंने वीडियो बनाया, वो आप देख सकते हैं। इस बात की संभावना 99% है, 100% नहीं बोल सकता। जब तक कि नोटिफिकेशन नहीं आता हम लोग कुछ बोलते नहीं है बिना नोटिफिकेशन, क्योंकि वो गुमराह वाली चीज हो जाएगी। लेकिन ये जरूर है कि इसकी क्वालिफिकेशन की क्वालिफाई हो जाएगा, इसकी संभावना काफी ज्यादा है। लेकिन ये क्वालिफाई करना 33% करना कई बच्चों को तो वो भी नहीं आती अगर वो तैयारी नहीं करते। तो उसका सिलेबस तो ये है कि अर्थमेटिक है, एडवांस मेथड अर्थमेटिक आएगा, अंक गणित जिसको बोलते हैं, एडवांस मैथ आता है उसमें। एडवांस का मतलब एडवांस बहुत हाई लेवल का नहीं है, 10वीं तक की चीजें। तो ये तो वैसे भी उम्मीद की जाती है कि एक इंसान अगर किसी भी कॉम्पिटिशन की तैयारी करे उसको 10वीं तक की तो चीजें आनी चाहिए, वरना 10वीं कैसे की उसने, ठीक है। उस पर क्वेश्चन मार्क तो वैसे लग जाता है। रीजनिंग है, नॉन वर्बल, वर्बल, कॉम्प्रीहेंशन है, डाटा इंटरप्रिटेशन है, डिसीजन मेकिंग है। किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आते हैं वो पूरा अलग से मैंने जो पहले बताया था आपको, वो वीडियो आप जरूर देखें, जो कई वीडियो बना रखे हैं उसमें मैंने पूरा बताया कि अर्थमेटिक के क्वेश्चन किस तरह के आते हैं, कितने लेवल के आते हैं, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, उनके साथ कितने मैच होते हैं। जो बच्चा एसएससी, रेलवे की तैयारी की हुई है, ठीक है, बैंक का थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, एसएससी या रेलवे की जिसने तैयारी की है उसके लिए इस सब्जेक्ट को पार करना बहुत आसान है। उसको अलग से अगर क्वालिफाई होता है तो बिल्कुल भी अलग से जरूरत नहीं है उसको, सिर्फ वो टेस्ट सीरीज कर सकता है इस दौरान। लेकिन ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। जब 2013-14 में एक आंदोलन हुआ था कि सी सेट को हटाओ, इससे हिंदी मीडियम और ग्रामीण क्षेत्र को नुकसान हो रहा है, मतलब ये एक बबल टाइप से फैलाया गया, अफवाह फैलाई गई। लेकिन एक्चुअल में क्या है कि जो सी सेट में अच्छा स्कोर कर रहे थे वही बच्चे हटने के बाद में उन्होंने इसमें स्कोर करना स्टार्ट कर दिया। तो जिन बच्चों ने सोचा कि हमें फायदा, उसका कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि टैलेंट है उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। जो बच्चा बहुत टैलेंटेड होगा, इंटेलिजेंट होगा, अगर उसको मैथ आता है तो उसको ये हिस्ट्री सीखने में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, ठीक है। और यही कारण है कि वही स्टूडेंट जो इंजीनियर है, साइंस ग्रेजुएट है, उनका 90% से अबो, और जो हिंदी मीडियम के वो तो इंग्लिश मीडियम का वो 99% है, वो सिलेक्शन ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो मेहनत शायद ज्यादा कर रहे होंगे। या हिंदी मीडियम वाले क्या है कि स्टोरियां बनाने में टाइम खराब कर देते हैं, गालियां देने में यूट्यूब पे खराब कर देते हैं, भटके हुए हैं। या तो वो अपने आप को सुधारें या एक्सक्यूज नहीं ढूंढे। मेरा बहुत ही कड़वा मैसेज होता है ऐसे स्टूडेंट के लिए जो कि मेरा ये रह गया, मेरा वो रह गया, मतलब बहाने बनाने की आर्ट उनसे सीखे। तो अगर आप कोई भी मीडियम है, मेहनत बहुत ज्यादा करते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि सिर्फ सी सेट क्वालिफिकेशन से सिलेक्शन नहीं होगा, मेहनत करने से होने वाला है। सी सेट क्वालिफाइंग होने से नहीं होने वाला है, इस पे मेहनत करेगा वही होगा। और जो बच्चा इस पे मेहनत करेगा, जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का है, साइंस बैकग्राउंड का है, हम देखते हैं एसएससी में देखते हैं कि कौन क्वालिफाई करता है, तो जो मेहनत करते हैं वो क्वालिफाई करते हैं, ठीक है। तो अगर कोई हिंदी मीडियम है या ग्रामीण क्षेत्र या जो भी आप बोलना चाहे, आर्ट्स बोलना चाहे, वो इसको टेकन फॉर ग्रांटेड न ले। क्योंकि ये वाले जो इंजीनियर या डॉक्टर होते हैं ना, एमबीबीएस डॉक्टर या दूसरे डॉक्टर जिनका सिलेक्शन की संभावना ज्यादा कर रहे हैं, वो लोग इस तरह के सब्जेक्ट को 15 दिन में इनसे ज्यादा आगे निकल जाते हैं। जिन्होंने एमए भी किया हो हिस्ट्री से, उससे आगे निकल जाते हैं। वो डिपेंड करता है कि उसकी कैप्चरिंग पावर कितनी है और कितनी मेहनत करता है। तो जिसने एमबीबीएस की बड़ी बड़ी किताबें पढ़ी है उनके लिए कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है हिस्ट्री को, 10वीं तक की हिस्ट्री, और 10वीं तक की हिस्ट्री में वो लोग वही होते हैं जो 95% लेकर फिर साइंस लेते हैं। तो इसका मतलब हिस्ट्री भी उन्होंने बहुत अच्छे पढ़ी हुई है। तो मैसेज मेरा बहुत ही कड़ा है, और क्या है कि कोई भी इंसान किसी भी चीज को टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले, भलाई उसका कोई बैकग्राउंड हो। अगर कोई बायोलॉजी से बीएससी एमएससी की है तो वो टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले, बायोलॉजी तो आती है।
कॉम्पिटिशन के एग्जाम में उसको मेहनत करनी पड़ती है, जो एक रिक्वायरमेंट होती है उसके अनुसार। ठीक है, चलो आगे देख लेते हैं। सिलेबस आपने देख लिया। कॉमन मिस्टेक स्टूडेंट्स क्या क्या करते हैं कि एक तो क्या है, वो स्टार्ट टाइम पे नहीं करते, ये प्रॉब्लम होते हैं उनके सामने। फॉर्म, वो पहले तो फॉर्म की वेट करते हैं, फॉर्म आ गया उसके बाद तैयारी नहीं करते, एडमिट कार्ड की वेट करते हैं। उनका हमेशा कुछ एडमिट कार्ड कब आएंगे, मतलब तैयारी कर ही नहीं रहा, एडमिट कार्ड कब आएंगे। एडमिट कार्ड भी आ गया, फिर उसके बाद क्या वेट करते हैं, एग्जाम का सेंटर कौन सा है मेरा और कब एग्जाम होगा, सुबह होगा शाम को होगा। और वो वाले स्टूडेंट आखिर में पता चलता है कि कईयों ने स्टार्ट कोई किताब खोल के ही नहीं देखी। और ये फिक्स होते हैं बच्चे। नीचे कमेंट लिखेंगे इस वीडियो के बाद में भी, ये भी देख लेना, उसमें से यही होंगे कि पेपर कब होगा। तो आप पहचान सकते हैं कि वो वाले कैटेगरी है ही नहीं जो कि एग्जाम क्वालिफाई करे, वो सिर्फ फॉर्म भरते हैं। दूसरा क्या है कि फोकसिंग ऑन इजी थिंग्स, थोड़ा मुश्किल चीजें करनी। जैसे आर्ट्स स्टूडेंट है तो हो सकता है फिजिक्स न करे, केमिस्ट्री न करे, बायोलॉजी न करे, या हो सकता है साइंस वाला क्या है कि इकोनॉमिक्स न करे, हिस्ट्री न करे। तो यहाँ पे जो आपको इजी लगती है उसको छोड़ दिया, वो कर लिया, बाकी छोड़ दिया, तो आपके लिए डेंजरस है। जब अगर जीएस ही मेरिट डिसाइड करेगा तो एक एक नंबर इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर पूरी हिस्ट्री एंशिएंट इंडिया से काफी बड़ी है, काफी डाटा है, अगर एक भी क्वेश्चन आता है वो गेम चेंजर हो जाता है फिर, क्योंकि जिसने सारी चीजें पढ़ी होगी, जिसने एक दो क्वेश्चन की वजह से जो कट ऑफ जाती है वो एक दो नंबर के फर्क से आप बहुत पिछड़ जाएंगे। कोई फिर बोलेंगे कि मैं तो एक नंबर से रह गया या आधे नंबर से रह गया। तो आपका जो एक नंबर है या आधा नंबर रहना है वो पूरा रहना है, चाहे आप एक नंबर से रहें या फिर 50 नंबर से रहे, बात एक ही है। तो ये आप एक्सक्यूज या इस तरह की सिचुएशन में ना आए, इसके लिए पूरी कड़ी मेहनत जी जान से आपको तैयारी करनी है। ठीक है, नॉट अंडरस्टैंडिंग हु इज रियल कॉम्पिटिटर, कईयों को तो पता ही नहीं चलता कि कॉम्पिटिटर कौन है। वो अपने जैसे ही महसूस करवाते हैं सबको कि ऐसी तैयारी बाकियों की चल रही होगी। ठीक है, ऊपर ऊपर से थोड़ी थोड़ी चीजें पढ़ लेते हैं, उससे काम चलने वाला नहीं है। जो मेरिट में आने वाले बच्चे हैं वो साइलेंट होते हैं, वो ज्यादा फेंकते नहीं है। ठीक है, तो एक्चुअल में जो कॉम्पिटिटर है, जो यूपीएससी की भी तैयारी कर रहे हैं, कोई यूपीएससी के मेंस तक पहुंचा हुआ है, कोई इंटरव्यू तक पहुंचा हुआ है, वो भी इसमें आएंगे। जिसने एचएस पिछली बार नहीं हुआ, कोई इंटरव्यू में रह गया, कोई मेंस में रह गया, वो भी लोग इसमें अपीयर करेंगे। और वैकेंसी कितनी होती है, 50 से लेकर 150 के बीच में। तो बहुत सारा इसमें कंपटीशन होता है। ठीक है, कईयों ने एसएससी की तैयारी की होगी, बहुत अच्छा रैंक भी लेगा, वो भी इसमें कूदेंगे, क्योंकि एसएससी की तुलना में ये जॉब काफी सीनियर बड़ी जॉब है। ये ए ग्रेड जॉब है, जिसमें एचएस के बाद में प्रमोशन से आईएएस भी बन जाता है और एक राज्य में ही उसको मौका मिल रहा है। अगर कोई मान लो हरियाणा का एसएससी की जॉब से वो केरला पहुंच गए तो उसकी हमेशा ख्वाहिश होती है कि मैं वापस हरियाणा में आऊं, और इससे बड़ा उसके लिए अपॉर्चुनिटी कोई नहीं हो सकती। तो एक अच्छे लेवल का कंपटीशन इसमें होगा। कई बच्चे क्या है कि राइटिंग की प्रैक्टिस नहीं करते, बहुत अच्छा मैथ आता है उनको, बहुत अच्छी रीजनिंग है, बहुत अच्छी साइंस है, लेकिन अगर प्रैक्टिस नहीं की या लिखना नहीं आ रहा तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। आपने भले ही अच्छा कितना स्कोर कर लिया हो प्रीलिम्स में, राइटिंग एक अच्छे ढंग से लिखना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। ऐसे लिखना और जो भी डिस्क्रिप्टिव राइटिंग आते हैं वो। नॉट एबल टू इंटीग्रेट प्रीलिम्स एंड मेंस, प्रीलिम्स का सिलेबस और मेंस का सिलेबस बहुत ज्यादा, बहुत सारा सिलेबस है वो कॉमन है, 70-80% के आसपास आपको कॉमन मिलेगा। फर्क क्या है कि प्रीलिम्स में आपको एमसीक्यू फॉर्मेट में आंसर देना होता है और मेंस में लिखने वाला है, लेकिन स्किल्स दोनों में अलग अलग चाहिए। स्किल्स दोनों में अलग अलग चाहिए। वो राइटिंग की स्किल चाहिए, आप कितने अच्छे ढंग से राइट कर सकते हैं किसी चीज को, कॉन्सेप्ट जो आपके दिमाग में वो प्रेजेंट कितना ढंग से कर सकते हैं। और यहाँ पे कि एमसीक्यू में आपका इमीडिएट रिस्पॉन्स कैसा होता है एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के ऊपर। इंपॉर्टेंस ऑफ सीसेट, भले ही ये क्वालिफाइंग हो जाए, मैंने आपको बताया कि इसकी संभावना काफी है, लेकिन अभी तक हुआ नहीं है। जब तक कि नोटिफिकेशन में जो प्रोस्पेक्टस रिलीज होगा, नोटिफिकेशन रिलीज होगा और उसमें क्या डिसाइड होता है, ठीक है, उसमें क्या आता है, उसके ऊपर आमतौर पर होता है। तो आप भले ही ये क्वालिफाइंग हो, 33% लेना भी मुश्किल हो जाएगा जिसने तैयारी नहीं की। तो हम देखते हैं यूपीएससी में बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो बहुत अच्छी तरीके से तैयारी करते हैं जीएस की, 120-125 स्कोर ले आते हैं, लेकिन क्या है कि उन्होंने सी सेट में फेल हो जाते हैं, तो उसका ब्लेंडर हो जाता है पूरा। नॉट एबल टू मेक डेली शेड्यूल, बहुत मेहनती है लेकिन क्या शेड्यूल नहीं बना पा रहे हैं, तैयारी करना चाहते हैं, शेड्यूल नहीं है, हर रोज मेहनत नहीं कर रहे हैं।
ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ऐसी पढ़ाई से दिक्कत आएगी आपको अगर आप 15 दिन बहुत मेहनत कर रहे हैं, फिर 15 दिन की छुट्टी कर दी। जो जीके होती है ना, जीए जीकेस, वो आप थोड़ा दिन भी अगर ब्रेक ले लेते हैं तो भूल जाते हैं। कंटिन्यूटी होना और रिवीजन करना लगातार और शेड्यूल होना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और ये एक आसान नहीं, ये भी एक आपकी हैबिट या क्वालिटी का टेस्ट होता है। जैसे हम किसी की इंटेलिजेंसी को भी एक क्वालिटी मानते हैं, ठीक है, तो वैसे ही क्या है कि अगर कोई रेगुलर बनता है वो भी एक बहुत बड़ी क्वालिटी है। जैसे इंटेलिजेंसी क्वालिटी है तो रेगुलर होना भी एक क्वालिटी है। डिस्ट्रैक्शन सोशल मीडिया है, यूट्यूब है, कोर्ट केसेस है, इसमें भी कई बच्चे ट्रैप में हो जाते हैं। उनका ध्यान पढ़ाई भी ऊपर कम और ये सोचने पे ज्यादा हो जाता है कि आज कोई नया नोटिफिकेशन आया, कोर्ट में केस क्या चल रहा था, उसका क्या हुआ, पेपर कोई ऑप्शनल बंद करवाने की कोशिश कर रहा था, कोई स्टार्ट करवाने की कोशिश कर रहा था, उसका क्या हुआ। तो मतलब इन बातों में, फालतू की बातों में। और यूट्यूब तो क्या है कि ऐसे लोगों को भी पकड़ता है यूट्यूब के बहुत सारे चैनल, तो कि जो ऐसी चीजों में आ जाए ट्रैप में, पढ़ाने के बजाय वो उनका फोकस ऐसे ही रहता है, क्योंकि ये ऐसे लोगों को गुमराह करना बहुत आसान हो जाता है। फिर टू मच फोकस ऑन हिंदी मीडियम एंड नॉट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश। बहुत सारे हमने देखिए कि देखो, बड़ी एक अजीब बात है कि लोग 10वीं तक या 12वीं तक इंग्लिश मीडियम में होते हैं ज्यादातर, बहुत सारे, और उसके बाद ग्रेजुएशन में हिंदी मीडियम में, और हिंदी मीडियम से तैयारी कर रहे हैं और उसको पूरा नाम या उसका पूरा सेंटेंस लिखना ही नहीं आ रहा है। यूट्यूब में हम देखते हैं कि हिंदी में सारी चीजें चल रही है। तो एक ऑफिसर के लिए इंग्लिश जानना जरूरी है, और यही कारण है कि जो इंग्लिश मीडियम में तैयारी करते हैं उनका रिजल्ट बहुत अच्छा आ रहा है। मैं ये नहीं बोला कि हिंदी से रिजल्ट नहीं आ रहा, लेकिन जो डाटा बता रहा है कि हिंदी से रिजल्ट है नहीं। अब क्यों नहीं है, कई रीजन हो सकते हैं। क्वालिटी हो सकता है, कंटेंट उनको न मिल रहा हो, या हो सकता है जो इंग्लिश मीडियम में तैयारी कर रहे हो उनको एक इंजीनियरिंग साइंस से करते हैं वो बच्चे ज्यादा कामयाब, सक्सेस रेट उनका काफी अच्छा होता है। ठीक है, तो ये बात भी है। तो इंग्लिश पे जरूर फोकस करें। सिर्फ और सिर्फ किसी को गाली गलौज करने से या कोसने से इंग्लिश मीडियम के बच्चों को इससे काम नहीं चलने वाला है। आप अपने आप को इंप्रूव कीजिए। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। यहां पे बात आई जनरल स्टडी की। मैं आपको एक्सट्रीम एक्सप्लेन कर रहा हूं कि कितने पेपर होते हैं प्रीलिम्स में। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मल्टीपल को बोलते हैं। 100 क्वेश्चन जनरल स्टडी के और 100 क्वेश्चन सेट के, 200 इसमें होते हैं। ठीक है, 0.25 नेगेटिव मार्किंग होता है। 2-2 घंटे के ये टेस्ट होते हैं। 2-2 घंटे के क्या है, ये टेस्ट होते हैं। इसके अलावा जहां तक मेंस का सवाल है, प्रीलिम्स बता दिया आपको, मेंस का सवाल है। मेंस क्या होता है कि वो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में करना होता है, लिखने वाला एग्जाम है। ये बात जरूर ध्यान में रख लें कि ये लिखने वाला एग्जाम है, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग करनी होती है इसमें। ठीक है, हिंदी का जो पेपर होता है वो 100 मार्क्स का होगा। इंग्लिश का पेपर है वो 100 मार्क्स का होगा। ठीक है, हिंदी का पेपर है वो 100 मार्क्स का होगा, इंग्लिश का पेपर है वो 100 मार्क्स का होगा, जनरल स्टडी का पेपर है वो 200 मार्क्स का होगा, एक ऑप्शनल पेपर होगा 200 नंबर का। हो सकता है, देखो एक बहुत बड़ी लिस्ट होती है ऑप्शनल पेपर की, जो आपके दिमाग में आता है उस तरह का ऑप्शनल पेपर आपको देखने को मिलेगा। बॉटनी, जूलॉजी, केमिकल साइंस, केमिस्ट्री, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, काफी सब्जेक्ट होते हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इस तरह से। और हो सकता है 2-4 कुछ और भी ऐड कर दे, उससे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आप अपना एक सिलेक्ट कर सकते हैं सिलेबस, और वो जो आपको अच्छा इंटरेस्ट भी लगे, कमांड आपकी अच्छी हो, और जीएस के साथ में इंटीग्रेट तो और भी अच्छा है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशियोलॉजी, इस तरह के सब्जेक्ट काफी ज्यादा लोकप्रिय होते हैं। ठीक है, 10वीं तक की हिंदी आती है, 10वीं तक की इंग्लिश आती है। ठीक है, ग्रामर और जो भी है लेकिन लिखने वाली होती है। ऐसे लिखना है, लेटर लिखना है, सेंटेंस को करेक्ट करना है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को वाक्य में प्रयोग करके दिखाना है, सेंटेंस प्रॉपर लिखना है। ऑब्वियसली क्या है, फिर इंग्लिश आनी चाहिए, इसका मतलब तो इंग्लिश तो आनी ही चाहिए और हिंदी भी आनी चाहिए। क्योंकि हिंदी का अगर 5-7 नंबर भी ऊपर नीचे काफी बड़ा स्कोर हो जाता है। तो अगर कोई बच्चा सोचता है कि मुझे हिंदी नहीं आती, चलो मैं काम चला लूंगा, तो मुझे लगता है
कि वो कहीं कहीं मार खा सकता है। हिंदी में कंप्रोमाइज न कर, और ये उम्मीद की जाती है हरियाणा या आसपास के लोगों को तो हिंदी तो आती होगी, प्रॉब्लम वहां पे इंग्लिश की ज्यादा होती है। जनरल स्टडी है वो 200 नंबर का होता है, ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो 200 नंबर का होता है। तो जनरल स्टडी क्या हुआ फिर कि यहाँ पे काफी ज्यादा रोल इसका जनरल स्टडी का आ गया, क्योंकि ये जो चीजें है ना ऑप्शनल में भी मदद करती है जनरल स्टडी की। जैसे मान लो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ले लिया तो ज्यादातर जनरल स्टडी वाली चीजें आ गई उसमें। तो फिर इंग्लिश में भी जनरल स्टडी का रोल आ जाता है, ऐसे वगैरह लिखने में, हिंदी में भी आ जाता है। तो जनरल स्टडी का एक्चुअल में भले ही 200 नंबर है, लेकिन वो 300-400 के बराबर हो जाती है। तो वेटेज जनरल स्टडी की बहुत है। यूपीएससी में ऑप्शनल सब्जेक्ट एक होता है, इसमें भी एक होता है, लेकिन जनरल स्टडी की वेटेज वहां पे बहुत ज्यादा होती है। 4 पेपर होते हैं जनरल स्टडी के। तो हो सकता है आने वाले टाइम में भी कुछ अगर और बदलाव आते हैं आगे तो एचएस में भी ऐसा हो सकता है, लेकिन जो करंट सिचुएशन हम उसकी की बात कर सकते हैं, हम आगे बहुत ज्यादा सोच नहीं सकते। ठीक है, तो जनरल स्टडी जो आप अखबार का रोल इसमें बहुत ज्यादा आ जाता है, करंट अफेयर्स का रिलेटेड रोल इसमें बहुत ज्यादा आ जाता है। अभी मैं थोड़े टाइम के बाद में बहुत जल्दी ही एक सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ करंट अफेयर्स की, उससे आपको बहुत ज्यादा मदद मिल सकती है। अगर वो आप फॉलो कर ले तो मुझे लगता है कि आपका न सिर्फ पढ़ने में इंटरेस्ट बनेगा, क्योंकि आप करंट पढ़ते हैं तो आपका इंटरेस्ट ज्यादा हो जाता है। ये बात भी एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस पर आप जरूर मेरी सीरीज को आप फॉलो कीजिए, आपको पूरा फायदा होगा। चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या एचएस की तैयारी कर रहे हैं, डिस्क्रिप्टिव पर्सपेक्टिव से करंट अफेयर्स होगा। लिस्ट ऑफ ऑप्शनल सब्जेक्ट फॉर मेन और रिटन एग्जाम, ठीक है, ये इस तरह की लिस्ट है। इसमें कुछ और भी जुड़ने वाले हैं, आप इसको छोड़ दीजिए, आगे चलिए। अगर अब आता है कि अगर कोई सेल्फ स्टडी करना चाहे तो किस तरह की किताबें वो पढ़ सकता है। ठीक है, अब देखिए आप, और आमतौर पे कौन सी किताबें पढ़ते हैं जो कि यूपीएससी या स्टेट पीसीएस की तैयारी करते हैं वो बच्चे। ठीक है, तो ज्योग्राफी आपको 4th क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक आनी चाहिए। आजकल 4th-5वीं में भी अच्छी अच्छी खासी चीजें आती है। अगर आईसीएससी बोर्ड से कोई तो वहां तो अच्छा लेवल होता है 4th-5वीं क्लास के बच्चों का। अगर आप 4th की नहीं भी पढ़ना चाहें तो आप सीधा फिर 6th क्लास से भी स्टार्ट कर सकते हैं। 6th क्लास की भी चीजें आप यहाँ पे 6th क्लास भी लिख सकते हैं चाहे तो। ठीक है, ठीक है, 6th क्लास से स्टार्ट कर सकते हैं। जितना छोटी क्लास से स्टार्ट करेंगे आपके कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर हो सकते हैं, इस बात की संभावना है। इसके अलावा कुछ स्टैंडर्ड बुक होती है, जैसे कि बाय माजिद हुसैन, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, वर्ल्ड ज्योग्राफी बाय माजिद हुसैन, सर्टिफिकेट फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी जीसी लियोंग, ऑक्सफोर्ड स्कूल एटलस। तो एटलस का आना आपके लिए ज्योग्राफी में एक शुभ संकेत होगा, क्योंकि आप इंटरेस्ट डेवलप होगा। ये भी उस पर्सपेक्टिव के लिए भी जरूरी होता है। फिजिकल ज्योग्राफी के ज्यादा क्वेश्चन आते हैं तो ये जरूर ध्यान में रखें। ठीक है, फिजिकल ज्योग्राफी के क्वेश्चन आमतौर पे ज्यादा आते हैं। तो ये आपको मैंने किताब बताई है किससे रिलेटेड, ज्योग्राफी से रिलेटेड। अब आगे देखिए, हिस्ट्री से रिलेटेड आपके सामने किताब है। हिस्ट्री से रिलेटेड क्या है, एंशियंट हिस्ट्री है वो आर एस शर्मा पढ़ सकते हैं। मिडेवल इंडिया पढ़ सकते हैं। पुरानी जो एनसीईआरटी किताबें फैक्ट उसमें ज्यादा होते थे, आप चाहे तो वो पढ़ सकते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री बिपिन चंद्रा पढ़ सकते हैं, स्पेक्ट्रम पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका कि मैं जो बता रहा हूँ वो एक स्टैंडर्ड चीजें हैं जो कि यूपीएससी या स्टेट पीसीएससी के बच्चे हमेशा उनको पढ़ लेनी चाहिए। इतनी नितिन सिंघानिया NIOS गवर्नमेंट वेबसाइट, ये किताब का नाम है आर्ट एंड कल्चर का, तो वो भी आप देख सकते हैं। यूपीएससी में काफी आता है, हमने देखा कुछ एग्जाम है वो आमतौर पे ज्यादा क्वेश्चन पूछ लेते हैं आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड। ठीक है, तो वो भी आप देख सकते हैं। इकोनॉमिक्स का सवाल देखिए, 9 से लेकर 9वीं क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक एनसीईआरटी। 9वीं 10वीं में भी ज्यादा होती नहीं है इकोनॉमिक्स, छोटी मोटी चीजें अगर नए सिलेबस में हो सकती है। आप कौन से, आमतौर पर ज्यादातर सीबीएसई बोर्ड से ही होंगे, लेकिन रमेश सिंह है, संजीव वर्मा है, इकोनॉमिक सर्वे बजट, ये आप जरूर ध्यान में रख सकते हैं। और साथ में ये करंट आप सिलेक्ट क्वेश्चन भी ज्यादा आ सकते हैं। तो जो कुछ अखबार है, इकोनॉमिक्स टाइम्स है या बिजनेस लाइन है या फिर द हिंदू का जो पोर्शन है इकोनॉमिक्स वाला, उसके ऊपर आप ध्यान दे सकते हैं। ठीक है, इंडियन पॉलिटी एनसीईआरटी 6ठी से लेकर 12वीं, एम लक्ष्मीकांत, डीडी बसु या पीआरएस। तो बहुत सारे बच्चे एम लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं, लेकिन एक चीज मैंने नोट किया कि एम लक्ष्मीकांत सिर्फ पढ़ने से आप क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पाएंगे। यह पढ़ने में आसान है, आपको नॉलेज महसूस करवाएगी, लेकिन एग्जाम में रिजल्ट नहीं देगी। एक सीरीज चल रही है मेरी जिसमें कि 20,000 हम लोग करवाते हैं, 20,000 जनरल स्टडी के एमसीक्यू, और उसमें 3,000 क्वेश्चन है। वो इंडियन पॉलिटी पे अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, आपने शायद वो देखे भी होगी, यूट्यूब चैनल पे भी आपने वीडियो बहुत सारे देखे होंगे उसको। तो बहुत सारे बच्चों का ये मानना है कि उन्होंने पूरी पढ़ ली, उनको बहुत आता है, लेकिन 50 में से 20 क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाते हैं।
तो शायद क्या है कि जो आप किताब पढ़ते हैं वो काफ़ी नहीं होती है। एमसीक्यू जब करते हैं ना तो रिटेंशन ज़्यादा आती है, अलर्टनेस ज़्यादा आती है, और पेरिफेरल नॉलेज और अखबार का नॉलेज को इंटीग्रेट कर पाते हैं। सिर्फ किताब पढ़ने से तो नॉलेज बढ़ता है, आंसर देना कोई जरूरी नहीं है वो आप दे पाए। आगे देख लेते हैं जनरल साइंस। 10वीं तक की साइंस तो सभी को आनी ही चाहिए। कुछ एग्जाम में कई बार है पीसीएस में साइंस के थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं +1 और 2 के। तो +1 और 2 में जो सब्जेक्ट टॉपिक इस तरह के हैं जहां पे अप्लाइड साइंस का रोल होता है वो आपको जरूर कर लेना चाहिए, ठीक है। और स्पेशली बायोलॉजी से रिलेटेड तो जरूर करने चाहिए। एमसीक्यू है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जो फैक्चुअल टाइप के एमसीक्यू पूछे जाते हैं जैसे कि बाकी स्टेट पीसीएस में भी पूछे जाते हैं, ठीक है। हालांकि कई जैसे कि अगर आरएएस की बात करूं तो वहां पे फैक्चुअल के साथ में स्टेटमेंट वाले और काफ़ी डीप में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं जैसे यूपीएससी में पूछा जाता है। तो आपको कम्बिनेशन रखना पड़ेगा फैक्चुअल का और स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन का। मतलब यूपीएससी की प्रिपरेशन से आप कुछ यूपीएससी की जो क्वेश्चन है उससे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, उसका भी इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे अब ये जीएस को हाई स्कोर करवाना है आपसे। जीएस में हाई स्कोर कर रहे हैं जो बच्चे, उन्हीं का आगे सिलेक्शन होगा और वही बच्चे फिर मेंस में अच्छा कर पाएंगे। सी सेट का देख लेते हैं। अर्थमेटिक की कोई भी बुक एसएससी की ले सकते हैं आप। बैंकिंग में क्या है कि थोड़ा सिलेबस बहुत लिमिटेड सा होता है और वो डिफरेंट टाइप का होता है, तो एसएससी और रेलवे ज़्यादा क्लोज है इस एग्जाम के। एडवांस मैथ एनी बुक आप इस्तेमाल कर सकते हैं, एसएससी का कर सकते हैं क्योंकि एसएससी का अच्छा लेवल होता है। रीजनिंग है आपको इस्तेमाल कर सकते हैं बुक से, वो एसएससी को बैंकिंग का लेवल रीजनिंग में ज़्यादा अच्छा होता है। कॉम्प्रीहेंशन की कोई किताब आप ले सकते हैं। बेस्ट तरीका यह है कि कॉम्प्रीहेंशन आप अखबार ज़्यादा पढ़ें, आपकी द हिंदू वगैरह एडिटोरियल पढ़े तो उसमें स्किल डेवलप होती है। वरना जो सी सेट में क्वेश्चन पूछे गए हैं आईएएस में, यूपीएससी में, वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वो कर लेते हैं वो भी काफ़ी मतलब आपका काफ़ी काम हो जाएगा। जो 100 क्वेश्चन होंगे उसमें 40 के आसपास है वो कॉम्प्रीहेंशन होते हैं। तो जिस बच्चे का कॉम्प्रीहेंशन पे कमांड है और साथ में इंग्लिश पे कमांड है तो उस बच्चे को फिर बहुत कम डर होगा कि वो क्वालिफाई भी नहीं कर पाए। प्रीवियस ईयर पेपर इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इसमें। प्रैक्टिस और टेस्ट सीरीज भी रोल अदा करेगी क्योंकि स्पीड उसी से बनेगी। वरना पता चला कि 2 घंटे एग्जाम में 5 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन हुए हैं, फेल हो गया, ठीक है। एक तरीका तो ये किताबें मैंने आपको बताई। दूसरा तरीका क्या है कि आप कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं। हम आपको एक अच्छे लेवल की कोचिंग प्रोवाइड करते हैं, बहुत ही रिसर्च करके हुए कंटेंट तैयार किया गया है और उससे आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। क्या है कि आप हमारा कोर्स जो एचएस का स्पेशल डिजाइन किया हुआ कोर्स है, ऑनलाइन कोचिंग कोर्स, अच्छे लेवल को यूपीएससी की तैयारी करना चाहे तो वो भी कर सकता है और एचएस की भी करना चाहे वो कर सकता है। इसके अलावा आपको कोई किताब खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। किताबें आपको अगर मैंने जो पीछे बताई है हजारों रुपए खर्च होंगे, उसके बाद उन किताबों को संभालना, उन किताबों को पढ़ना, पहले क्या पढ़े बाद में क्या पढ़े, और उसके बाद फिर टेस्ट सीरीज वगैरह खरीदना या फिर बाकी चीजें भी आपको मेंस के पेपर खरीदना। तो कहने का मतलब है कि जो वो कॉस्ट है वो ज्यादा होगी और ये कोर्स की कॉस्ट है वो उसके तुलना में बहुत कम होगी। उसकी तुलना में आपके बहुत कम होगी। बस आपको और कोई चीज नहीं खरीदनी है, ये काफी है, और कोई किताब खरीदने की आवश्यकता नहीं। बहुत डिटेल में सारी किताबें जो आपको बताई सारी कवरेज है, ठीक है। तो ये कंप्लीट आप कोर्स कीजिए जिसमें प्रीलिम्स है, मेंस है, इंटरव्यू, सारा ये इंटीग्रेटेड कोर्स होगा। कंप्लीट कवरेज सिंगल प्लेटफॉर्म पे, हर टॉपिक का वीडियो, डे वाइज प्रोग्राम, पीडीएफ, ई बुक, एमसीक्यू हर चैप्टर का फिर एमसीक्यू के बाद में पीडीएफ, एमसीक्यू सॉल्यूशन, वीडियो सॉल्यूशन। आप कंटेंट को देखने के बाद में आपको लगेगा कि बहुत ज़्यादा कंटेंट हमने इतना दे दिया। अगर आप बार बार उनका रिवीजन करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा, ठीक है। कोई ना कोई अच्छे क्वालिटी का एग्जाम आप जरूर निकाल पाएंगे। चाहे आरएस हो, आरएस का हालांकि अलग कोर्स है आरएस का जिसमें कि राजस्थान जीके पे ज़्यादा फोकस, राजस्थान जीके आमतौर पे ज़्यादा आती है। हम यहाँ पे एचएस की बात कर रहे हैं, एचएस में हरियाणा जीके ज़्यादा नहीं आती है। हालांकि इसमें सारी चीज़ें कवर होगी लेकिन हरियाणा जीके का रोल ज़्यादा है नहीं, क्योंकि हरियाणा में कोई इतनी बड़ी हिस्ट्री भी नहीं है, ज्योग्राफी भी नहीं है, छोटा सा राज्य है।
ठीक है, तो इसकी फीस है वो 12,500 एक लिमिटेड पीरियड के लिए फीस है, वरना इसकी फीस है 25,000 रुपये। ठीक है, जिसमें कि ऑप्शंस भी सब्जेक्ट कवर है, जनरल स्टडी भी कवर है, हिंदी भी कवर है, इंग्लिश भी कवर है, मैथ भी कवर है, रीजनिंग भी कवर है, कॉम्प्रिहेंशन भी कवर है, टेस्ट सीरीज भी कवर है, हिस्ट्री भी कवर है, ज्योग्राफी भी कवर है, पूरा जीएस कवर है। ठीक है, इस तरह से आपको डे वाइज शेड्यूल मिलेगा। मान लो जैसे 5 तारीख है, 6 तारीख है, 7 तारीख है, आपको ऐसे वीडियो मिलेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे किसी वीडियो पे, वो वीडियो चलना स्टार्ट हो जाएगा। पीडीएफ पे क्लिक करते हैं, पीडीएफ खुल जाएगा। तो आपको सिस्टमेटिक ढंग से कि आपको हर रोज का शेड्यूल मिल जाता है। और अगर कोई आपसे कोई काम हो जाता है, किसी दिन नहीं कर पाते हैं, तो आपको पता है मुझे ये छूट गया, ये करना है, या ये छूट गया, ये करना है। और उसके हर रोज आपको आधा घंटा रिवाइज पे कर लेना है। रिवाइज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वरना कोई फायदा नहीं होता। अगर आप बहुत ज्यादा पढ़ते भी जाते हैं, रिवाइज नहीं किया, तो बात बनती नहीं है। ठीक है, तो ये आपको तो पूरा सिलेबस होने पे आमतौर पर 5 से 6 महीने लग जाते हैं। ठीक है, तो अगर आपका एग्जाम पहले हो जाता है तो आपको थोड़ी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, और एग्जाम बाद में होता है तो आपको रिवीजन का ज्यादा समय मिल जाएगा। ठीक है, अगर किसी स्टूडेंट को, ठीक है, ज्वाइन कैसे करना है, हमारी वेबसाइट पे जाना है आपको। वेबसाइट पे जाने के बाद में, ठीक है, ज्वाइन कैसे करना, हमारी वेबसाइट पे जाना है। और वेबसाइट पे जाने के बाद में आपको यहां पे देखिए, ये आपको मिलेगा HCS का कोर्स। ठीक है, यहां पे आप ज्वाइन कर सकते हैं, ये आपको मिलेगा। ठीक है, तो इस क्लास में, इस प्रेजेंटेशन में इतना ही। अगर आपको लगता है कि कोई कांटेक्ट करना है आपको, ठीक है, तो यहां से आप सीधा कांटेक्ट कर सकते हैं। ये कांटेक्ट का ठीक है, ये नंबर है। आप हमारी वेबसाइट पे, आप वहां पे कांटेक्ट मिल जाएंगे। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसका कलर है थोड़ा चेंज हो गया है। ठीक है, तो हो सकता है दिखाई न दे, लेकिन 9817390373 ये व्हाट्सअप नंबर है। 8295688244 dhaka@baljeet@gmail.com, और ये हमारी वेबसाइट है, वहाँ पे भी आपको नंबर मिल जाएंगे। और पूरी डिटेल मैंने बता दी है। मैं उम्मीद करता हूँ ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा लाभदायक होगी। गाइडेंस पर्सपेक्टिव से भी, सेल्फ स्टडी पर्सपेक्टिव से भी मैंने बताया आपको, और अगर आपको कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो भी मैंने बताया। तो सारी आपके सामने सिचुएशन क्लियर कर दी है। तो आप फटाफट तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए, जिससे कि आप दूसरों से लीड ले पाए। तो इस क्लास में, इस पर्टिकुलर सेशन में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस।